Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our lecture, lecture 8, tenses. What is tense? Tense क्या है, इसको कैसे समझा जाए? एक एतबार से अगर देखा जाए, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ अ लैंग्वेज. ये लैंग्वेज की समझ के एक बैकबोन है. अगर आपने टेंसेस को अच्छे से समझ लिया तो इससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो सकते हैं. पहली बात तो ये, आपको सेंटेंस बनाना आता है तो आपको टेंसेस सीखने में बड़ी आसानी होती है. उसके साथ साथ इससे हमारे रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव वॉइस और कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की सारी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ज़ीरो कंडीशंस, ये सारी टेंसेस से रिलेटेड हैं. और इनके अलावा हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ऑल अबाउट टेंसेस. इफ़ यू गॉट द लर्निंग टेंसेस विद सेंसेस इन सच अ वे, अगर आपने टेंसेस को उनके यूजेस के एतबार से समझ लिया, पढ़ लिया, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा हर मामले को समझने के लिए. बाय द वे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस. तो तकरीबन ही जब इंग्लिश कोई भी बेसिक पढ़ना चाहता है तो वो उसकी सारी तवज्जो हमारी पहली प्रायोरिटी टेंसेस पर होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से सीख के उसे समझा जाए, बोला जाए. लेकिन जो स्पीकिंग वाली इंग्लिश है ना, स्पोकन, उसमें उतार चढ़ाव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, काफ़ी मिस्टेक्स, एरर्स वगैरह होती हैं. बट जो रिटन लैंग्वेज है, इट इज़ अ हाईली स्टैंडर्ड. व्हेन यू राइट समथिंग, इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग. It's all, or you can say that recorded, it's recorded one. तो इसमें बड़ा जो है हमने सोच समझ के, ध्यान से, फूंक के कदम रखना होता है. ठीक है, जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम के हवाले से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और IBA का आपको पता है कि वो इंग्लिश काफ़ी, जब भी टेस्ट निकालते काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को. इवन के वो तो मशहूर फेमस ऐसे पैसेजेस जो होते हैं उनमें भी क्रिएटिव वर्क पर ज़्यादा फोकस रखते हैं. ये जो एरर्स वगैरह हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि ये एग्जैक्ट हैं, लेकिन बहुत ही नियरेस्ट हैं. जैसे कि मैंने जब खुद ने PST JST क्वालिफाइड की, तो उसमें देखा कि ग्रामर के जो इंग्लिश में जो पैसेज थी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो ग्रामर थी, वो काफ़ी उन्होंने क्रिएटिव दी थी यूज़ के एतबार से. तो आप इनको जितना क्रिटिकल पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा. टेंसेस इनमें से फर्स्ट एंड फारमोस्ट थिंग है. तो बात करेंगे टेंस पे. व्हाट इज़ टेंस? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इज़ यूज्ड टू शो टाइम ऑफ एन एक्शन. ये ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो किसी भी एक्शन का हमें टाइम बताती है कि कोई एक्शन जो है वो किस टाइम में हो रहा है, हुआ था, हो रहा होगा, कैसे, कंटिन्यूड है, परफेक्ट है, डिसकंटिन्यूड है, रूटीन है, नॉट, इस तरह की चीज़. लेकिन जो मेन टेंस हैं, मैं आज उनको डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं. वो हैं हमारे परफेक्ट टेंसेस. ठीक है, सिंस और फार के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसके जो एरर्स हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उनसे भी पहले जो है हम परफेक्ट टेंसेस के बारे में बात कर लें तो वो बेहतर होगा. परफेक्ट टेंसेस कौन से? परफेक्ट टेंसेस में दो आज हम टेंस उठाएंगे. एक तो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, चलो मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वो ठीक हैं या नहीं. जैसा कि एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई हैड eaten an apple. I had eaten an apple. अमूमन हमें ये सेंटेंस जो है वो ऐसा लगता है दैट इज़ अ करेक्ट, मगर ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है, क्या वजह है, इसके बारे में भी जानते हैं.
आई हैड एटन एन एप्पल परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ आई एट एन एप्पल। सिंपली सेंटेंसेस हैं दोनों, तो इनमें से कौन सा सही है? अगर हम यूँ समझ लें कि ये परफेक्ट कोई काम मुकम्मल हो जाए, उसके लिए ज़्यादातर इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए तो यही बात कॉमन है कि परफेक्ट में जब हम कोई काम मुकम्मल कर लें तब इस्तेमाल होता है, और दूसरे जो सेंटेंसेस हैं उनमें शायद परफेक्ट काम नहीं होता हो, कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता हो। अगर इन दोनों सेंटेंस को देखें, आई एट एन एप्पल, आई हैड ईटन एन एप्पल, तो क्या इसमें इन्होंने आधा एप्पल खाया है और आधा पढ़ने वाले के लिए छोड़ दिया है? ऐसा तो नहीं है। दूसरा है आई हैड ईटन एन एप्पल और इसने इसमें मुकम्मल सेब खा लिया है, नहीं। दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट, ये करेक्ट है और ये गलत सेंटेंस गलत है हमारा, ठीक है। सिंगल क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते ही नहीं। सिंगल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करने के लिए कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इस सेंटेंस को इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, और जो कि गलत है। आई हैड ईटन एन एप्पल जो कि गलत है, तो इसके बारे में सबसे पहली बात जो आप प्लस पॉइंट इसके बारे में वो आप जहन में रखें, ये डबल एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मैं सिंपली अगर बात कर दूँ, आसान अल्फाज में अगर बात करूँगा तो कहूँगा डबल एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच वॉज completed बिफोर another एक्शन। ये बात आप जहन में रखें, ठीक है। जब भी कभी दो एक्शन पास्ट में साथ हो, उनमें से जो पहला एक्शन पूरा होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। दो एक्शन एक साथ हुए हैं, दो काम एक साथ हों, उनमें से जो पहले कंप्लीट होगा उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे, उनका यूज़ भी आप पढ़ें, और सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको कहा कि अगर सिंगल क्लास आता है, वन सेंटेंस एक आ जाता है, वन क्लास आ जाता है, इंडिपेंडेंट क्लास में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। उसके लिए सिचुएशन है, उसमें भी हमें कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस, कोई ना कोई एक ऐसा कॉशन मिलना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये एक डबल एक्शन है। पहले तो इसको समझते हैं किस तरह से, देखें। The train had departed before I reached, ठीक है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। इस सिचुएशन में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड the train had departed। मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन रवाना हो चुकी थी। लेकिन याद रखिएगा कि ये हमारा डिपेंडेंट क्लास है, और डिपेंडेंट क्लास जब भी इंडिपेंडेंट क्लास से पहले आता है तो हम यहाँ पर कॉमा रखेंगे। अगर ये नहीं रखेंगे, इसका ध्यान आप नहीं रखेंगे, ये भी हमारा एक कॉमन एरर बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। और इसकी जहाँ पर हमने बिफोर इस्तेमाल किया है, हम उसकी जगह पर वैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन आई रीच्ड, ठीक है। ट्रेन रवाना हो चुकी थी जब मैं वहाँ पहुँचा। जब वो पहुँचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी, मतलब उसने देखा कि वहाँ पर ट्रेन थी नहीं, रवाना हो चुकी थी। और इसी वैन को हम पहले भी रख सकते हैं, व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन
हैड डिपार्टेड। ठीक है, इस तरह के कंजक्शंस को यूज़ करके हम इन्हें इस सेंटेंस का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट यूज़ जो है वो हम कर सकते हैं। ओके, एक और तरीका होता है सेंटेंस को सही इस्तेमाल करने का, जब आप इसमें ऑलरेडी इस्तेमाल करें फिर सिंगल सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा। ऑलरेडी इस्तेमाल करें या ऑल्सो इस्तेमाल करें तब भी ठीक होगा। ठीक है, ऑल्सो, क्योंकि इससे भी हमें पता चलता है कि ये एक डबल एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड ऑलरेडी डन दैट, मैंने पहले वो काम कर लिया था। कोई भी काम, कोई भी टास्क जो पहले कर चुके थे, मतलब आई हैड ऑलरेडी डन इट, मैं पहले ही कर चुका हूँ। सो ऑलरेडी हमें बता रहा है कि पास में 2 काम हुए थे, उनमें से ये पहले हुआ है। इस तरह की सिचुएशन में आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। ठीक है, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इट वुड बी करेक्ट। ऑल्सो, जैसे कि ही हैड ऑल्सो कॉल्ड मी, आपने तो मुझे, ही हैड ऑल्सो कॉल्ड मी, आपने तो मुझे बुलाया, लेकिन वो भी मुझे बुला चुका था, वो भी मुझे बुला चुका था। ठीक है, इस तरह ऑल्सो, ऑलरेडी और ऑल्सो की जो दूसरी सेंटेंसेस और भी वर्ड्स हैं जो ऐसी मीनिंग देते हैं, तो वो भी इसमें इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, और आल्सो से रेलिवेंट कुछ और भी है, वो भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। अब जो है हम अगर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज़ के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो भी डबल एक्शन के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, डबल एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। किस तरह से? आप उसको भी अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते कि शी विल हैव अचीव्ड द टास्क। ठीक है, वो टास्क अचीव कर चुकी होगी। दूसरा आप लिखते हैं कि शी विल अचीव द टास्क। तो इसमें क्या है कि आधा टास्क मिलेगा और आधा छोड़ देंगी वो, उसमें एक मुकम्मल टास्क हासिल होगा नहीं, बल्कि ये जो है हमारा, जैसे मैंने पास के लिए बताया था, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इसका भी यूज़ ऐसा ही है, डबल एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम पास्ट परफेक्ट के साथ डबल एक्शन इस्तेमाल कर रहे थे तो जिसमें हैड आ रहा था वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास, और दूसरा जो हमारा डिपेंडेंट क्लास था उसमें हमने पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल किया, यानी 2 टेंसेस का एक साथ इस्तेमाल हो रहा था। एक्शन डबल होगा तो टेंसेस भी 2 होंगे। इसी तरीके से इसमें भी 2 टेंस होंगे। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस को मैं डिस्कस करूँगा और उसके बारे में बल्कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा है कि इसी के साथ साथ हम सीक्वेंस को भी क्लियर कर लें कि आप सीक्वेंस जो है वो याद रखें टेंसेस का। फिर मैं आगे आप चल के इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या होता है। ठीक है, पहला टेंस अगर जो है हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है तो दूसरा हमारा कोई भी टेंस हो सकता है, एनी टेंस। यहाँ से आप देख लें, सेंटेंस 1 जब 2 सेंटेंस साथ आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म में
कंपाउंड सेंटेंस जब हमारा बनता है तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं और हर सेंटेंसेस का अपना अपना एक टेंस होता है। बाज़ मरतबा एक जैसे भी होते हैं टेंस, बाज़ मरतबा अलग अलग भी हो जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पर हमारा सेंटेंस टू, तो इनको थोड़ा सा जहन में रखें, ठीक है। प्रेजेंट टेंस अगर पहला है तो दूसरा एनी टेंस हो सकता है। अगर पहला जो हमारा टेंस है वो पास्ट टेंस है तो दूसरा टेंस भी पास्ट का ही होगा, पास्ट टेंस होगा। अगर हमारा पहला टेंस फ्यूचर का है, ठीक है, तो दूसरा हमारा प्रेजेंट का ही होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। फ्यूचर के बाद कोई पास्ट कोई दूसरा फीचर नहीं आ सकता, प्रेजेंट आएगा। दो फीचर के टेंस इस्तेमाल नहीं होते। अक्सर हम जब कंडीशनल क्लासेस के सेंटेंस हमें मिलते हैं ट्रांसलेशन के लिए 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में मिले होंगे, तो जैसे कि मैं अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, तो इस ऐसे सेंटेंसेस को बच्चे ट्रांसलेट कर देते हैं, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट सक्सेस। सो देखें, पहला मैंने अब फिर भी कह रहा हूँ कि दो फ्यूचर के टेंस, वहाँ पर भी इस तरह कुछ, बल्कि ऐसे कह लें कि मोस्ट केसेस में गलतियाँ कर आते हैं बच्चे कि दोनों जगह पर ही आप शल विल इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। आप जब भी देखते हैं कि हम इफ़ वाला क्लास पहले रखते हैं तो उसके बाद कामा देते हैं, ये कामा हमें बता रही होती है कि ये सेंटेंस लास्ट में आना था और हमने इसको फर्स्ट में रख दिया है, ठीक है। तो बाकी जो हमारा रिज़ल्ट क्लास होता है कंडीशन में, हम उसके साथ शल या विल इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम इफ़ के बाद शल या विल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट का पार्ट होता है। पहले में फ़ीचर आ गया तो दूसरे में फ़ीचर नहीं आएगा। दोनों जगह पर अगर फ़ीचर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर है, प्रेजेंट के बाद कोई भी टेंस आ सकता है। ही सेज टू मी यू ही इज़ इल, ही सेज टू मी ही इज़ इल, ही सेज टू मी ही वाज इल, ही सेज टू मी ही विल बी इल, ठीक है। ही सेज टू मी दैट ही विल बी इल, तो कोई भी टेंस आ सकता है, लेकिन पास्ट टेंस के बाद सिर्फ पास्ट टेंस ही आएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी ही वॉज इल, आप नहीं कहेंगे ही विल बी इल, ओके, आप नहीं कहेंगे ही इज़ इल। इसी तरीके से फ्यूचर अगर आएगा यहाँ पर तो फ्यूचर के बाद प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरा टेंस इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और यही जो है वो परफेक्ट टेंसेस में होता है। जैसे द पैशंट will have died before a doctor comes। आप नहीं कहेंगे before doctor will come, नहीं, the patient will have died before a doctor comes। अब मीनिंग आप फ्यूचर वाली लेंगे, ठीक है, कि जैसे आप कंडीशनल क्लास में लेते थे, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तो उर्दू में दोनों क्लासेस में फ्यूचर टेंस आता है, तो हमें इंग्लिश में भी ऐसा लगता है कि आएगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, एक में फ्यूचर आएगा दूसरे में नहीं आएगा, ठीक है। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर अ डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे कहेंगे, इस तरह भी हम लिख सकते हैं जैसे हमने पहले वाला सेंटेंस लिखा था, बिफोर अ डॉक्टर comes the patient will have died, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। दिस विल बी करेक्ट आंसर। इसके साथ आप ऑल्सो, ऑलरेडी, जैसे हमने पास्ट में इस्तेमाल किया था, अगर वो इस्तेमाल करेंगे, ऑल्सो ALREADY, ऑलरेडी, अगर आप ये इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट विल ऑलरेडी हैव डाइड, इट वुड बी करेक्ट। फिर चाहे आप ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें एक एक्शन अंडरस्टूड होगा, जैसे कम हेयर में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, इसी तरह से ये भी इसमें अंडरस्टूड होगा कि ये एक डबल एक्शन है, ओके।